अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा महबूब है और मैं सदाकत क्लिनिक में एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेहत और बीमारी में क्या फ़र्क है और हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जो कि एक इंसान को सेहत से बीमारी की तरफ लेकर आते हैं और किस तरह से एक इंसान बीमार हो जाता है। एक इंसानी सेहत की अगर हम बात करते हैं तो इंसानी सेहत जो है 4 पिलर्स पर डिपेंड करती है और वही 4 पिलर्स एक इंसान की सेहत को मेजर करने के लिए बेहतरीन क्राइटेरिया है। तो अगर हम बात करें इन चार पिलर्स की या इस क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो उसका बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब हम उसके बायोलॉजिकल फैक्टर को एवेलुएट करते हुए एक इंसानी सेहत को मेजर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर को जब हम एवेलुएट करते हैं या हम उसको देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो कि उसके फ़िज़िकल ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं। इंसानी जिस्म के जो अज़ा हैं क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, जिन कामों के लिए अल्लाह पाक ने हमारे ऑर्गन्स दिए हैं, हमें मखदूम किए हैं, क्या वो अपने उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपका दिल है, हमारे गुर्दे हैं, लिवर है और जिस्म के दूसरे अज़ा काम कर रहे हैं या नहीं। इंसानी सेहत को मेजर करने के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है वो मेंटल हेल्थ है या मेंटल फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान की मेंटल स्टेट को मेजर करना है, एवेलुएट करना है। और हम एक इंसान की मेंटल स्टेट को किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं, 3 तरीके से। जैसे पहला तरीका कि उसकी इमोशनल स्टेट को देखना या उसके इमोशनल कंट्रोल को देखना कि आया वो अपने इमोशंस पे काबू पा सकता है, क्या वो अपने जज्बात पर काबू पा सकता है या वो अपने जज्बात की रॉ में बह जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बिना सिचुएशन को मिसमैनेज कर देता है। तो हम ये देखते हुए एक इंसान की ज़हनी सेहत का अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी मेंटल स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है मेंटल स्टेट को एवेलुएट करने का वो ये है कि हम एक इंसान की डिसीजन मेकिंग स्किल्स देखते हैं कि आया वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह के डिसीजंस ले रहा है। जो वो डिसीजंस ले रहा है वो डिसीजंस उसकी लाइफ में बेहतरी लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं या उसको बदहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम उसकी डिसीजन मेकिंग को देखते हुए उसकी मेंटल स्टेट का जायज़ा लेते हैं। तीसरा तरीका जो है हम मेंटल स्टेट को देखने के लिए या मेंटल हेल्थ को एवेलुएट करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक इंसान के ओवरऑल लाइफ की प्रोग्रेशन को देखते हुए कि एक इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन कर रहा है या वो अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गया है या वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो हम इन 3 तरीक़ों से एक इंसान की मेंटल स्टेट को या मेंटल हेल्थ को एवेलुएट कर सकते हैं। इंसानी सेहत को मेजर करने के लिए जो तीसरा क्राइटेरिया है वो उसकी समाजी सेहत या उसका सोशल फैक्टर है, जो कि हम उसके लाइफ में जितने भी लोग उसकी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। हम उनके ताल्लुकात को देखते हैं कि जो भी उसके रिलेशंस हैं वो उसके किस तरीके से उनकी बाउंडिंग है। दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि वो किस तरह के लोगों से ताल्लुकात रखता है, उसके ताल्लुकात किस तरह के लोगों से हैं, क्या वो लोग पॉजिटिव हैं, क्या वो लोग प्रोडक्टिव हैं या वो लोग नेगेटिव हैं या वो सोसाइटी के ऊपर ऑलरेडी बर्डन हैं। इसके अलावा हम समाजी फैक्टर को एवेलुएट करने के लिए ये भी देखते हैं कि आया वो इंसान किसी से मिलता जुलता भी है या वो आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, वो किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता, उसने अपने आप को एक लॉकअप में रख लिया है और वो किसी से मिल जुल नहीं रख रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम एक इंसान के सोशल फैक्टर को एवेलुएट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। लास्ट क्राइटेरिया जो है इंसानी सेहत को मेजर करने का वो ये है स्पिरिचुअलिटी। हम एक इंसान की रूहानियत को देखते हुए उसकी सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अपने मज़हब में अपने खुदा, अपने हायर पावर जो है उसके बताए हुए अहकामात को फॉलो करता है या उनसे बगावत करता है या नाफरमानी करता है। तो उसकी रूहानियत को देखने के लिए हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वो क्या अपने खुदा के बताए हुए अहकामात को पूरा करता है या उनसे नाफरमानी करता है, बगावत करता है। तो ये जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ को मेजर करने का बेहतरीन क्राइटेरिया हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक इंसानी सेहत को जब हम इन 4 फैक्टर्स या इन 4 पिलर्स की बेस पे मेजर कर रहे हैं तो डिज़ीज़ की अगर हम बात करें, अगर बीमारी की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब अगर इन चारों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी काम करना छोड़ देता है तो एक इंसान जो है वो डिज़ीज़ का शिकार हो जाता है, मतलब वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अगर उसका उसकी जिस्मानी सेहत अगर सही काम नहीं करी, मतलब वो बायोलॉजिकली फ़िट नहीं है, तो वो एक इंसान डिज़ीज़ का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो
سائیکولوجیکلی فٹ نہیں ہے, اس کی مینٹل اسٹیٹ اچھی نہیں ہے, اسے اپنے ایموشنس پہ کنٹرول نہیں ہے, تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے ڈیزیز کا شکار ہو جائے گا, وہ ڈسکمفرٹ میں چلا جائے گا, اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں سوشل فیکٹر کی, کہ اگر اس کے سماجی تعلقات اچھے نہیں ہیں, اپنے سے منسلک لوگوں میں وہ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا, ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا, تو بھی اس کی لائف میں انکمفرٹیبلٹی آئے گی اور وہ ڈسکمفرٹ کا شکار ہو جائے گا, جو کہ ڈیزیز کی طرف جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اسپرچویلٹی بھی, اگر ایک انسان اپنے خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو نہیں کرتا, ان کے اوپر عمل نہیں کرتا, تو وہ انسان بیماری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مطلب سمپل اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے ان 4 پلرز مطلب بائیو, سائیکو, سوشل اور اسپرچول فیکٹرز میں سے, ان 4 پلرز میں سے کوئی بھی ایک پلر یا کوئی بھی ایک فیکٹر اگر خراب ہو جائے, اگر پراپر ورک نہ کرے, تو ایک انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ڈسکمفرٹ میں چلا جاتا ہے, اس کی زندگی سے کمفرٹ ختم ہو جاتا ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ایک بے سکونی کی کیفیت میں آ جاتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ایک انسان کے صحت مند ہونے کا اور اس کے بیمار ہونے کا, کہ اگر اس کی زندگی کے چاروں فیکٹر صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ ایک صحت مند انسان کہلاتا ہے, اور اگر اس کے چاروں فیکٹرز میں سے کوئی بھی ایک فیکٹر اگر خراب ہو جائے تو وہ بیماری کی طرف چلا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے. وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے, مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا. آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے. پھر بہت ندامت ہوتی ہے. نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے. نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے, حالانکہ نشہ ہمیں برباد کر رہا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں. وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے. نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں. آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے. آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں. دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں, آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزیدار تجربے سے گزرتے ہیں. دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیا ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے. نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے, مزہ آنا اچھا لگتا ہے, مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا. ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے. نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لت لگ گئی ہے. مگر آپ کو اس طرح نشے کے چنگل میں پھنسے رہنے کی ضرورت نہیں. نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ عین ممکن ہے. دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجیے. صداقت کلینک سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کسی سے بھی مدد حاصل کیجیے, پر مدد ضرور حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. A public service message by صداقت کلینک. ابھی کال کیجیے مری 0300 741 3639, کراچی 0314 686 5271.